हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत आवेश के बारे में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, पहले तो पढ़ेंगे इसकी परिभाषा क्या है, फिर परिभाषा के बाद हम पढ़ेंगे कि ये अदिश राशि होती है या सदिश राशि होती है, किस प्रकार की राशि होती है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं वो। फिर जो इसके प्रकार होते हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ने के बाद इसका सूत्र क्या होता है आवेश का। सूत्र के बाद हम पढ़ेंगे इसका मात्रक और अंत में हम पढ़ेंगे इसकी विमा के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिभाषा। जो आवेश होता है वो किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। तो हम इसकी परिभाषा में लिखते हैं पदार्थ का वह गुण जिसके कारण यह अन्य वस्तुओं को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। यह आवेश की परिभाषा हो गई। अब देखते हैं कि आवेश जो होता है वो अदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो जो आवेश होता है, वैद्युत आवेश होता है, वो एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि क्या होती है, वे राशियां जिनको परिभाषित करने के लिए या डिनोट करने के लिए केवल दिशा की आवश्यकता होती है। फिर इसके प्रकार की बात करें तो जो वैद्युत आवेश होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, दो प्रकार के आवेश होते हैं। अब बात करते हैं धनात्मक आवेश कब होता है और ऋणात्मक आवेश कब होता है। कभी कभी हमें बताया जाता है कि उदासीन भी एक प्रकार का आवेश होता है, लेकिन उदासीन आवेश नहीं होता है, वह पदार्थ की अवस्था होती है। ये दोनों आवेश के प्रकार होते हैं कि दो प्रकार के आवेश होते हैं। अब धनात्मक आवेश कब होता है, यह दर्शाता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस अवस्था में हम बताते हैं कि वह पदार्थ धनात्मक आवेशित है। दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश, यह दर्शाता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कमी और इलेक्ट्रॉन की अधिकता क्या होती है। उससे पहले ये देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन की अगर कमी है किसी पदार्थ में तो जिसका मूल पदार्थ होगा उससे उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा। और ऋणात्मक आवेश अगर किसी वस्तु पर है, इसका मतलब हो गया उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यानी कि बाहर से उसको इलेक्ट्रॉन दे दिए गए हैं। उस अवस्था में क्या होगा कि इसमें द्रव्यमान पहले यानी कि मूल पदार्थ से अधिक हो जाएगा। अब ये देखते हैं कि इनमें ये धनात्मक और ऋणात्मक आवेश में इलेक्ट्रॉन की कमी और इलेक्ट्रॉन की अधिकता किस प्रकार से होती है। देखिए, कोई भी पदार्थ होता है, जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है, इसमें जो मूल अवस्था में अगर ये है, यानी कि इसकी वास्तविक अवस्था में अगर ये है, तो इसमें जितने धनात्मक आवेश होते हैं उतने ही ऋणात्मक आवेश होते हैं। उस अवस्था में ये जो वस्तु होती है ये होती है उदासीन, यानी इस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। अब मान लीजिए किसी कारणवश इसके जो ऋणात्मक आवेश है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर इससे बाहर गया, इलेक्ट्रॉन इससे बाहर गया तो इसमें ज़्यादा मात्रा में क्या बच गया, धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश यहाँ पे देख सकते हैं पहले तीन धनात्मक थे और तीन ऋणात्मक थे। अब इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो अब उस अवस्था में क्या हो जाएगा, ये धनात्मक जो आवेश है इस पर ये ज़्यादा हो जाएगा। धनात्मक आवेश ज़्यादा, ये इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। यहाँ पे ये बाहर जो इलेक्ट्रॉन निकला है
इसकी कमी हो गई, तो हमने क्या बताया इसको, धनात्मक आवेश कब हुआ, ये अब वस्तु क्या हो गई है, धनात्मक। अब धनात्मक आवेश की अवस्था में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की तो कमी हो गई, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। और द्रव्यमान कम कैसे हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन में जो द्रव्यमान था, हालांकि बहुत कम होता है लेकिन होता तो है, और जब एक साथ कई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उस अवस्था में द्रव्यमान में काफ़ी कमी आ जाती है, तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलने से द्रव्यमान भी कम हो गया। अब देखते हैं दूसरी स्थिति, ये धनात्मक आवेश 3 है, ऋणात्मक आवेश। अब मान लीजिए इनको बाहर से इलेक्ट्रॉन दे दिया गया, इस पदार्थ, ये इसकी मूल अवस्था है, इस अवस्था में ये क्या है, उदासीन। अब इसको बाहर से अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक और बढ़ जाएगा। ये धनात्मक आवेश क्या होता है, ये होते हैं प्रोटॉन और ये होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। इस अवस्था में अगर इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो यहाँ पे क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, और वस्तु पर कैसा आवेश हो गया, ऋणात्मक ज्यादा हो गया, इसलिए वस्तु कैसी हो गई, ऋणावेशित। तो ये देखिए जो ऋणात्मक आवेश होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन हमने अधिक दिया इसको बाहर से, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और द्रव्यमान अधिक हो जाता है। द्रव्यमान अधिक क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर जो मूल पदार्थ था उससे भी ज़्यादा इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए गए, तो इलेक्ट्रॉन में जो द्रव्यमान होता है उस मात्रा में इसमें द्रव्यमान में वृद्धि हो जाएगी। अब बात करते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है, आवेश का। आवेश का सूत्र होता है Ne, यानी कि किसी भी पदार्थ पर कितना आवेश है वो हम प्रदर्शित करने के लिए Ne का प्रयोग करते हैं। N क्या है, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये कैसे होती है, 1 2 3 4 ऐसे डैश 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 चलता रहता है। E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो मान लीजिए हम किसी पदार्थ को एक इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इस पर कैसा आवेश आएगा, ऋणात्मक आवेश आएगा। और कितना होगा, N का मान कितना हो गया 1, और E का मान कितना हो गया, E का मान होता है 1.6 10⁻⁻⁹। ये कूलाम में दर्शाते हैं। तो इसको Ne, N का मान कितना है 1, तो N को इससे गुणा किया तो ये कितना हो गया 1.6 10⁻⁻⁹ कूलाम। और चूंकि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋणात्मक, तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन को किसी पदार्थ में डाला जाए तो उसमें इतना आवेश आ जाता है, इतना ऋणात्मक आवेश आ जाता है। तो उसको इस सूत्र से ज्ञात कर लेते हैं कितना आवेश आता है। अब बात करते हैं इसका मात्रक। तो कूलाम का मात्रक होता है कूलाम, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। और इसकी विमा की अगर बात करें तो क्यों होता है, क्यों बराबर IT भी लिखते हैं। I होता है विद्युत धारा और T होता है समय। तो I को कैसे प्रदर्शित करते हैं, A, और T को T। तो इसको इस प्रकार से भी प्रदर्शित किया जाता है। A क्या है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, विद्युत धारा होती है वो, और T क्या है, टाइम। इसको अगर ऐसे डिनोट ना करके अगर ऐसे भी कर दें Q बराबर, तो भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि मान लेते हैं वहाँ पे एकांक समय में है, यानी कि T का मान 1 है एकांक समय में। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो इसका सबसे पहले अगर किसी ने प्रयोग किया था वो थे थेल्स। थेल्स कहाँ के थे, मिलेटस नामक निवासी थे। इन्होंने क्या किया, विभिन्न प्रकार के पदार्थ लिए, उनको आपस में रगड़ा, और उन्होंने पाया कि जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ा जाता है और फिर उस पदार्थ को अगर किसी अन्य पदार्थ के पास लेके जाए तो वह अन्य वस्तुओं को आकर्षित करती है। जैसे मान लीजिए कि आप कंघे को अपने बालों से रगड़ते हैं, फिर उसको टीवी के पास ले जाते हैं या फिर अपने बालों के ही पास लाते हैं, तो वह बालों को आकर्षित करता है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए उन्होंने। अब बात करते हैं कि जो आवेश होता है उसके गुण क्या क्या होते हैं। गुण वैसे तो इसी में आ गए, लेकिन एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं।
अब बात करते हैं इसके गुणों की। तो गुणों में पहले तो क्वांटीकृत क्या होता है, आवेश क्वांटीकृत होता है। इसका मतलब क्या होता है वो देख लीजिए। इसका मतलब होता है जो आवेश होता है वो एक या इसके मल्टीपल में ही एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो सकता है। कहने का मतलब ये है, अगर किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है या किसी वस्तु पर आवेश होता है तो उसे ऐसे परिभाषित किया जाता है Ne। N यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कितना हो सकता है, 1 2 3 4 ऐसे हो सकता है। इसका मान कभी भी दशमलव में नहीं हो सकता, 1.5 2.5 3.5 3.7 ऐसे नहीं हो सकता। इसका मान जो होगा वो 1 या 2 3 4 इस प्रकार से होता है, यानी कि आवेश क्वांटीकृत होता है। फिर बात करते हैं, यह एक अचर राशि होती है, ये पहला हो गया। अब बात करते हैं, यह एक अचर राशि होती है। आवेश जो होता है अचर राशि होती है। अचर राशि का मतलब क्या होता है, जो आवेश होता है वो निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर आवेश को मान लीजिए v वेग से गति कराते हैं तो उसमें उस स्थिति में क्या होगा, अगर आवेश v वेग से गति भी कर रहा है तो उस स्थिति में उसका मान चेंज नहीं होगा। अगर किसी वस्तु पर 1 कूलाम आवेश है और अगर इसे गति करवाते हैं, काफ़ी तेज़ी से भी गति करवाते हैं, तो भी उस स्थिति में भी इस पर 1 कूलाम आवेश ही बना रहता है, यानी कि आवेश चेंज नहीं होता है। तीसरा हम देख चुके हैं कि जो द्रव्यमान होता है वो परिवर्तित होता है। वस्तु अगर धनावेशित होती है और एक ऋणावेशित होती है, धनावेशित होती है इसका मतलब है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है तो द्रव्यमान भी कम होगा। और अगर वस्तु ऋणावेशित है उस स्थिति में द्रव्यमान अधिक होगा। अधिक क्यों होगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, बाहर से उसको इलेक्ट्रॉन मिल गए। जैसे मान लीजिए कांच को रेशम के साथ रगड़ा जाता है, ये कोई कांच की छड़ है, ये कोई रेशम का टुकड़ा है, ये लिख लेते हैं रेशम, और ये कांच। इन दोनों को आपस में जब रगड़ा जाता है तो उस स्थिति में क्या होगा, जो कांच की छड़ होती है वो धनावेशित हो जाती है। ये जो छड़ है ये धनावेशित हो जाती है, ये ऋणावेशित हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पे चले गए। अब इससे निकलकर इस पे गए, इसका मतलब यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो यहाँ पे धनावेशित हो गया। और यहाँ पे चले गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। अधिकता होने का मतलब क्या है, यहाँ पे ऋणावेश ज्यादा हो गया, तो ये ऋणावेशित हो गई, ये धनावेशित हो गई। ये तो है स्थिति 1। अब स्थिति 2 देखते हैं। स्थिति 2 में क्या देखते हैं, एक ऊन की छड़ लेते हैं, ये एक ऊन का कपड़ा लेते हैं और दूसरी एक कांच की छड़ लेते हैं। इनको आपस में रगड़ा जाता है दोबारा से। अब इस स्थिति में रगड़ेंगे, उस स्थिति में जो कांच की छड़ होगी, इसमें रोया से रगड़ रहे हैं, रोआ। इस स्थिति में क्या होगा, जो कांच की छड़ होगी वो तो होगी ऋणात्मक, और ये जो होगी, ये रोआ की छड़, ये हो जाएगी धनात्मक। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गए तो गए, इसका मतलब यहाँ पे जो ऋणावेश है ये अधिक मात्रा में हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए इसलिए ऋणावेशित हो गई। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर चले गए, धनावेशित अधिक हो गया इसलिए ये धनावेशित हो गई। ये स्थिति 2 हो गई। अब क्या करते हैं, इस छड़ को और इस छड़ को, इन दोनों को जब आपस में ले जाते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षित। छड़ 1 और छड़ 2, इन दोनों को आपस में ले जाएंगे तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर ये रोआ की छड़ और इसको आपस में एक दूसरे के पास ले जाएंगे तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। क्यों,
क्योंकि दोनों पर समान आवेश है, इस पर भी धनात्मक, इस पर भी धनात्मक। इसी प्रकार से इसको और इसको आपस में एक दूसरे के पास ले जाएंगे तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर कोई वस्तु है अगर धनावेशित है और दूसरी वस्तु भी धनावेशित है, उस स्थिति में ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर एक वस्तु धनावेशित है, एक ऋणावेशित है, ये करेंगे एक दूसरे को आकर्षित। तीसरी स्थिति क्या बन सकती है? ये ऋणावेशित हो सकती है और ये धनावेशित हो सकती है, ये इस स्थिति में भी एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। चौथी स्थिति बन सकती है दोनों ही ऋणात्मक आवेशित हों, तो इस स्थिति में ये क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो आवेश होते तो दो प्रकार से हैं, लेकिन इनका गुण होता है कि जो समान प्रकृति का आवेश होता है, धनात्मक धनात्मक को प्रतिकर्षित करेगा, ऋणात्मक ऋणात्मक को प्रतिकर्षित करेगा। और जब विपरीत प्रकृति के होते हैं, यानी कि एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, एक ऋणात्मक है, एक धनात्मक है, इस स्थिति में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो इस प्रकार से हम इसके गुणों की व्याख्या कर चुके हैं, इसके बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई इससे संबंधित क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।